हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इंजेक्शन के बारे में। फंडामेंटल का टॉपिक है, फंडामेंटल जीएनएम फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इंजेक्शन क्या होता है, तो इंजेक्शन सबसे पहले इंजेक्शन क्या होता है। तो इंजेक्शन की डेफिनेशन है, इंजेक्शन जो हम पेरेंटल रूट से देते हैं, जैसे आईएम इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, बहुत सारे इंजेक्शन के टाइप होते हैं। तो सबसे मोस्टली जो इंजेक्शन लगते हैं या तो आईवी लगता है, आईएम लगता है, इंट्राडर्मल लगता है या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है। तो आईवी इंजेक्शन के बारे में देखेंगे पहले कि आईवी जो इंजेक्शन होता है वो इंट्रावेनस यानी वो वेन के अंदर लगता है। वो इंजेक्शन कैसे लगता है, वेन के अंदर लगता है। और जो आईडी होता है वो डर्मिस लेयर में आईडी इंट्राडर्मल लगता है। और जो आईएम लगता है वो इंट्रामस्कुलर लगता है, मसल्स में लगता है। और जो सबक्यूटेनियस होता है वो टिश्यू के अंदर लगता है, सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर लगता है। और बोन में भी इंजेक्शन लगता है, बोन मेरो के अंदर इंजेक्शन लग सकता है। और जो है एब्डोमिनल कैविटी वगैरह उसमें भी इंजेक्शन लगते हैं। तो मोस्टली जो है मोस्ट जो कॉमन 4 टाइप के होते हैं, जो आईवी, आईएम और इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस। तो उनमें सबसे पहले है इंजेक्शन के बारे में कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेरेंटल थेरेपी। पेरेंटल थेरेपी का मोस्ट कॉमन टाइप है इंजेक्शन। जो पेरेंटल थेरेपी दी जाती है उसमें मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो इंजेक्शन है। इस थेरेपी इज एप्लीकेशंस बाय इंजेक्शन बाय डिफरेंट टाइप्स। जो डिफरेंट टाइप से इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो वो जो अभी मैंने बताए थे, आईएम, आईवी, आईडी, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्रास्पाइनल कैविटी या इंट्राओसियस बोन के अंदर जो दिया जाता है, तो वो अलग अलग टाइप के हैं। टाइप ऑफ इंजेक्शन आर कैन बी। तो सबसे पहला है इंट्रामस्कुलर। देखो सबसे पहला कौन सा है, इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स के अंदर लगता है। ठीक है, इंजेक्शन इज एप्लीकेटेड डायरेक्टली टू द मसल्स। ये इंजेक्शन कहाँ लगता है, मसल्स के अंदर लगता है। मसल्स जो होता है, मास जो होता है, जो ये मसल्स है वहां पे लगता है। तो ये यहाँ डेल्टोइड मसल्स में लग सकता है, ग्लूटोइड मसल्स में लगता है, वेक्टर ये फीमोरिस मसल्स में लग सकता है। तो ये अलग अलग है। वास्टस लैटरलिस मसल्स में लग सकता है। तो ये अलग अलग मसल्स में लगते हैं। ये आईएम इंजेक्शन जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहलाता है, जो कहां पे लगता है, मसल्स के अंदर लगता है। ठीक है, तो पहला टाइप है आपका आईएम इंजेक्शन। दूसरा है इंट्रावेनस, जो वेन्स के अंदर लगता है। जो ये ऊपर की वेन्स दिखाई देती है अपने हाथ के और पैर की वेन में भी लग सकता है। जो वेन्स दिखाई देती है, जो ब्लड को कहां लेके जाती है, राइट एट्रियम में लेके जाती है। तो ये वेन्स के अंदर जो इंजेक्शन लगता है, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन कहलाता है। इंजेक्शन केज भी अप्लाइड डायरेक्टली इनटू द वेन। ये कहां लगता है, वेन के अंदर लगता है। वेन का मतलब है सिरा, हिंदी में सिरा बोलते हैं। और डिस्क्राइब इन प्रीवियस चैप्टर, ये तो पहले के कोई चैप्टर में पढ़ाया होगा। ठीक है, ये जाने दो, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंजेक्शन कहां पे लगता है, अप्लाई इन वेन। ये सीरा में लगता है यानी वेन में लगता है। ठीक है, अब है तीसरा जो टाइप है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबडर्मल इंजेक्शन। सबडर्मल इंजेक्शन, इसको सबडर्मल इंजेक्शन बोल सकते हैं या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोल सकते हैं। तो ये इंजेक्शन इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। इस वाले इंजेक्शन को क्या बोल सकते हैं, इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो इसके अलग अलग नाम है। तो ये सबक्यूटेनियस, सबडर्मल इंजेक्शन और इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो है डर्मिस के जस्ट नीचे लगता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लगता है। ठीक है, जो टिश्यू होते हैं वहां पे लगता है। फोर्थ नंबर का टाइप है वो इंट्राडर्मल। ये डर्मल लेयर में लगता है। जो स्किन की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लेयर होती है, डर्मिस लेयर, वहां पे लगता है। तो स्किन की सबसे ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस। जो ये अपने ऊपर की स्किन दिखाई दे रही है वो है एपिडर्मिस, और इसके जस्ट नीचे डर्मिस लेयर, वहां पे ये इंजेक्शन लगता है। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट
यूजेज ऑफ इंजेक्शन enable faster and better impact of the drugs, increase the speed of the drugs impact। तो जो इंजेक्शन के उपयोग से दवा तेजी से और बेहतर होते हैं। तो इंजेक्शन से जो रिजल्ट मिलता है, जो जैसे इंजेक्शन से हम दवाई देते हैं तो वो फास्ट जाती है बॉडी के अंदर और उसका रिजल्ट भी फास्ट मिलता है, जल्दी मिलता है, बेटर मिलता है, क्योंकि वो ड्रग्स जल्दी से ब्लड के अंदर मिल जाती है और उसका रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाता है। और टेबलेट होती है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाती है और उसको ब्लड में जाने में टाइम लगता है और उसको रिजल्ट देने में भी टाइम लगता है। तो इंजेक्शन का रिजल्ट हमेशा फास्ट मिलता है, ठीक है, फास्टर बेटर इम्पैक्ट मिलता है और इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इम्पैक्ट, और इसकी जो स्पीड है वो भी जल्दी से, यानी उसका जल्दी से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और डोजेज इज मोर प्रीसियस एंड इट बी यूज व्हेन द ड्रग्स कैन नॉट बी अप्लाइड वाया द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ड्रग्स जो दी जाती है वो इंजेक्शन के थ्रू वो एकदम सही दी जाती है, मतलब प्रीसियस सटीक जो दवा इतनी डोज लगनी चाहिए वो पर्टिकुलरली उतनी ही डोज बॉडी के अंदर जाती है और उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो जाती है ओरल यानी, तो वो इतना करेक्ट डोज नहीं जा पाता है। दिस प्रोसीजर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बिकॉज द नर्स एंड पेशेंट नीड टू प्रिपरेशन। और ये थोड़ा सा क्या होता है, यह प्रक्रिया काफी जटिल है क्योंकि नर्स और मरीज को तैयारी की आवश्यकता होती है, प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि थोड़ी सी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नीडल, एक नर्स को पर्टिकुलरली नॉलेज होना चाहिए कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, मसल्स में कैसे लगाना है, कितनी डिग्री पे लगाना है, और उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये एक प्रोसीजर होता है इंजेक्शन लगाने का, तो वो प्रिपरेशन जरूरी होती है और पेशेंट को भी तैयार रहना पड़ता है कि ये इंजेक्शन यहाँ लगेगा, और वो थोड़ा इंजेक्शन से दर्द वगैरह भी होता है, इसलिए पेशेंट इंजेक्शन से डरता है। बाकी ओरल टेबलेट वगैरह में दर्द वगैरह नहीं होता है तो वो थोड़ा इजीली ले लेता है, लेकिन वहां पे वोमिटिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं तो वो नहीं ले पाता। लेकिन इंजेक्शन वगैरह में आप पेन ही फील करते हैं पेशेंट, बट वो प्रोसीजर वगैरह अगर नर्स को अच्छे से आता है तो वो कंफर्टेबली वो लगा सकती है। इसमें यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोसीजर इज फॉलो बाय द पेन, सो द पेशेंट यूजुअली फील द अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर के दौरान क्या होता है कि दर्द होता है पेशेंट को, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान वह क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। इस प्रोसीजर के दौरान उसे क्या होता है, पेन होता है, इसलिए वह क्या करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, उसे प्रॉब्लम हो सकती है, उसे पेन होता है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल पेशेंट फील करता है। प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज द सिमिलर ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंजेक्शन। जो इंजेक्शन की जो प्रिपरेशन करते हैं, इंजेक्शन लगाने के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं कि ये इंजेक्शन लगाना है, तो वो सारे प्रोसीजर की लगभग सेम सी होती है कि वायल लेना है, एम्पूल लेना है, और आपको स्टाइल ग्लोव्स वगैरह लेना है, और पेशेंट के लिए कटन वगैरह ले सकते हैं, और किडनी ट्रे वगैरह लेनी है, सीरीज लेनी है, नीडल लेनी है, और एम्पूल या जो भी इंजेक्शन लेना है वो लेना है। ये सारे जो है सब इंजेक्शन में लगभग जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो सेम से होते हैं, और प्रोसीजर का भी तरीका लगभग सेम सा होता है, ठीक है। और वो इंजेक्शन लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोजीशन कौन सी देनी है, आईएम लगाना है या आईडी लगाना है या फिर आईवी लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन अलग अलग होती है पेशेंट की, और जो इक्विपमेंट होते हैं लगभग सेम होते हैं। चूजिंग लोकेशन एंड ड्रग्स एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंजेक्शन। देखो अभी जो मैंने बताया था कि जो लोकेशन जो चूज करते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के टाइप और लोकेशन के अकॉर्डिंग ड्रग्स भी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे देना है इंट्रा, जो ये है आपके डेल्टोइड मसल्स में देना है या ग्लूटोइड मसल्स में देना है, और वो कितनी ml डोज देनी है, 2 ml देनी है, 3 ml देनी है, 1 ml देनी है, या 0.5 ml देनी है, तो अलग अलग डोज और लोकेशन और उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा चेंजेस होता है।
ठीक है। अब है प्रोसीजर। अब देखते हैं अपन प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है प्रक्रिया। प्रोसीजर का मतलब हो गया प्रक्रिया, ठीक है। जनरल इक्विपमेंट, जनरल इक्विपमेंट क्या क्या जनरल इक्विपमेंट लेना है? ड्रग्स दैट कैन बी पैक एंड एम्पुला और लेजिना या पाउडर। जैसे अगर ड्रग्स है आपके पास, दवाई है, दवा है, तो वो या तो क्या होती है एम्पुल में आती है, एक ऐसे एम्पुल में आती है, ठीक है, एम्पुल में आती है, एम्पुल में आती है। एम्पुल कैसा होता है? इस तरह से और ऊपर ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एम्पुल को यहां से कट करके और उससे निकाल सकते हैं, ये दवा निकाल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती है। और कुछ लेजिना मतलब यहाँ पाउडर फॉर्म में होती है। तो ये जैसे एक एम्पुल आता है उसमें, ठीक है, इसमें पाउडर रहता है और साथ में डिस्टिल वाटर आता है, उसको इसमें मिला के और फिर वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग इसमें आता है, एम्पुल में आता है और वाइल में आता है। इसको वाइल भी बोल सकते हैं, वाइल में आता है और एम्पुल में आता है, ठीक है। ड्रग्स कैन बी पैक इन द एम्पुला और लेजिना और पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है। सिरिंज, 2 पैक सिरिंज, सिरिंज लेनी है, 2 सिरिंज लेनी है आपको। सिरिंज आर बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, प्लास्टिक की सिरिंज होती है। पहले के टाइम जो है कांच की सिरिंज यूज होती थी, जो बार बार में यूज करते थे हम स्ट्राइल करके, लेकिन आजकल प्लास्टिक की सिरिंज होती है, एक बार यूज करो उसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये प्लास्टिक की सिरिंज ले लेंगे। दे आर फॉर सिंगल यूज, और किसके लिए? सिंगल यूज के लिए, ठीक है, अभी जो मैंने बताया था। दे कम टू इन स्ट्राइल पैक विद द ग्रेजुएशन इन मिलीमीटर्स एंड सीसीएम, यानी जो सिरिंज होती है वो एमएल में होती है या सीसी में होती है, सीसी में होती है, यानी 5 सीसी की 5 ml सिरिंज या फिर 10 सीसी की तो 10 ml सिरिंज। डिपेंडिंग ऑन द पर्पस दे कैन बी फॉर्म 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml। तो सीरीज जो है वो अलग अलग प्रकार की आती है। तो कैसी होती है? 1 ml की सीरीज आती है, 2 ml की आती है और 10 ml की आती है, 5 ml की आती है, 20 ml की आती है, 50 ml की आती है, 25 ml की भी आती है। तो ये अलग अलग 20 ml की आती है और 50 ml की आती है। तो अलग अलग सीरीज आती है। 0.5 ml की भी सीरीज आती है, लुयर लॉक सीरीज आती है, नॉन लुयर लॉक सीरीज आती है, ठीक है। तो ये अलग अलग सीरीज आती है, वो सीरीज की क्लास में मैंने पढ़ाया था, वहां से देख सकते हैं आप। दे हैव 2 पार्ट ट्यूब्स, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बैरल होता है, एक होता है प्लंजर, जो मैंने स्टार्ट में बताए थे, ठीक है। तो ये जैसे ये सिरिंज है, सिरिंज है, तो ये सिरिंज है, इसके अंदर जो ये अंदर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये टिप कहलाता है, ये प्लंजर कहलाता है, ये बैरल कहलाता है, ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट कहलाता है? ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? बैरल कहलाता है। और ये जो अंदर का पार्ट होता है जिनमें यहाँ प्लास्टिक लगी रहती है, ये क्या कहलाता है? प्लंजर कहलाता है, प्लंजर कहलाता है। और ये आगे का टिप कहलाता है। और यहाँ पे नीडल फिट होती है, जो पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, वहां से देख सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के सीरीज आती है, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml तक की। प्लंजर कैन बी पुल एंड पुश अलोंग द बैरल। तो ये जो प्लंजर होता है इसको हम पुश, और इस प्लंजर को क्या कर सकते हैं अपन, इसको हम आगे की तरफ खींच सकते हैं और उसमें हवा वगैरह, सॉरी कहां गया, प्लंजर अलोंग, प्लंजर कैन बी पुल एंड पुश अलोंग द बैरल। ये जो प्लंजर होता है इसको अपन खींच सकते हैं और वापस पुश कर सकते हैं, इसमें हवा भरते हैं या बाहर निकाल सकते हैं, इसमें दवाई भरते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्लंजर जो है खींचने और पुश करने के काम आता है, और इसके अंदर दवाई भर जाती है। यहाँ पे बैरल के ऊपर यहाँ पे पैमाना लिखा रहता है, ये 5 ml 10 ml का पैमाना यहाँ लिखा रहता है, ठीक है। There are also special type of syringe, like syringe is insulin syringe which is graduated in the insulin unit। और एक अलग टाइप की सिरिंज और आती है, इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज क्या रहती है? 1 ml की रहती है, लंबी रहती है ऐसे, उसके साथ में ही नीडल लगी रहती है, उसके साथ में भी प्लंजर वगैरह ऐसे ही रहता है, लेकिन
वो 1 ml की रहती है और 1 ml के अंदर 100 यूनिट रहती है या फिर 40 यूनिट का जो पैमाना है मेंशन रहता है, वो इंसुलिन इंजेक्शन देने के लिए यूज में ली जाती है। तो ये इंसुलिन सिरिंज भी आती है। उसके बाद में निडल 2 पीसेस आर प्रोड्यूस्ड फॉर ए सिंगल यूज दे कैन बी डिफरेंट साइज। तो निडल भी है, वो 2 ले सकते हैं, 2 निडल ले सकते हैं अलग अलग साइज की। द साइज ऑफ द निडल इज मेजर ऑफ द गोज। तो जो निडल की साइज होती है वो गेज नंबर से पता चलता है। जो गेज नंबर रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जो 24, 20, 26, 25 ये अलग अलग गेज नंबर की रहती है निडल। तो 7 to 34 गेज। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन आर द 14 to 18 गेज। जो नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए मोस्ट कॉमन यूज होती है, जो निडल यूज होती है, वो 14 से 28 नंबर की गेज की निडल यूज होती है। ठीक है, 14 से लेके 28 तक की। द एज द जी हायर निडल, और जैसे जैसे ये जो बड़ी होती है 28 होती है, वो सबसे छोटी निडल होती है, और जैसे जैसे छोटा होता जाता है और उसका डायमीटर बढ़ता जाता है, ये बड़ी होती जाती है। डायमीटर एंड लेंथ और इज ए सिमिलर। निडल आर आल्सो प्रोड्यूस इन द डिफरेंट कलर टू मेक द इजियर टू वर्क ए नर्स। तो ये निडल का जो पीछे का जो कलर आता है, तो निडल में भी जैसे ये आगे की नोक रहती है, यहाँ पे पीछे की तरफ है ना, यहाँ पे पीछे की तरफ तो यहां पे ऐसे पीछे की तरफ ये अलग अलग कलर का आता है, जिससे क्या है नर्स को आसानी से पहचानने में मदद मिलती है। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग कलर लिखे रहते हैं, यहाँ पे इसके गेज नंबर लिखे रहते हैं, गेज नंबर लिखे रहते हैं कि कितने नंबर की नीडल है। तो उससे क्या है नर्स को आसानी से पता चल जाता है कि कितने गेज की नंबर है। तो ये कलर भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट आते हैं टू मेक इजियर टू द नर्स। तो वो धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो धीरे धीरे याद हो जाते हैं। तो इस तरह से वो आसानी से उसे पता चल जाता है। उसके बाद में कलर आर द स्पेसिफिक फॉर द इंट्रामस्कुलर यूज, इंटरवेनस यूज और सबक्यूटेनियस यूज और ईटी। तो ये जो इंजेक्शन है तो वो कलर के अकॉर्डिंग, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि इससे आईवी लगाना है, आईएम लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में स्वाब विद द एल्कोहल, और क्या लेना है, स्वाब विद द एल्कोहल एंड अदर रिलेवेंट डिसइंफेक्टेंट 3 to 5 पीसेस, रेमेडी 3 to 5 पीसेस। तो ये जो है स्वाब लेने हैं, स्वाब और एल्कोहल से जो है वो रहने चाहिए, विद द एल्कोहल स्वाब होने चाहिए और डिसइंफेक्टेड होने चाहिए। बेड पेन ले सकते हैं, ग्लव्स कौन से हैं, नॉन स्टाइल ग्लव्स लेने हैं। तो देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो है स्वाब वगैरह है, इसके बॉल में रखा हुआ है, ये सिरिंज है। ठीक है, ये क्या है, सिरिंज है, और ये अलग अलग नीडल है, ये एम्पुल है, ये एम्पुल ले रखा है, ये जो है एडेसिव टेप है, ये वाइल है, ये वाली क्या है, वाइल है, ये एम्पुल है, ये एडेसिव टेप है, ये भी नीडल्स ले रखा है। उसके बाद में ये ग्लव्स है और ये एल्कोहल स्वाब वाला स्प्रेड वगैरह होगा। ये मास्क है, ये 8 नंबर ग्लव्स है, स्टाइल ग्लव्स है, ये अनस्टाइल ग्लव्स है, ये भी मास्क है। और अब है प्रोसीजर। अब क्या देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं, प्रक्रिया, प्रोसीजर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अपन प्रोसीजर। तो ईच टाइप ऑफ इंजेक्शन एप्लीकेशन इज इनिशिएटेड इन द सेम वे। जो सभी प्रकार के इंजेक्शन है इज इनिशिएटेड इन द
सेम वे से तैयार की जाती हैं। प्रत्येक इंजेक्शन एक ही तरीके से शुरू किया जाता है, मतलब जो तरीका होता है वो सेम होता है, तरीका जो शुरू करने का वो सेम होता है। फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू फॉलो ऑल द रूल्स अबाउट द ड्रग्स एप्लीकेशन। जो सबसे पहले क्या है, जो ड्रग्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो दवाई देने के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले क्या रूल है, चेक द डेट, हमेशा जो इंजेक्शन की डेट वगैरह है वो चेक करनी है, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करनी है, वो एक्सपायर तो नहीं है इंजेक्शन वगैरह, और वो उसकी ऊपर जो डेट है वो सही है कि नहीं है वो चेक करना है। इंजेक्शन का कलर वगैरह चेक करना है, इंजेक्शन का कलर वगैरह चेंज तो नहीं हुआ है। डोज कितनी देनी है, जो डॉक्टर ने डोज लिखी है, जैसे 1 ग्राम लिखी है कि 1 ग्राम देनी है, या 500 mg देनी है, या फिर 150 mg देनी है, या फिर 1 यूनिट देनी है, तो कितनी डोज देनी है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद में कितनी बजे देनी है, कितनी बजे देनी है, बीडी देनी है मतलब सुबह शाम देनी है, या फिर 1 बजे देनी है, आफ्टरनून में देनी है, या एचएस देनी है, नाइट में देनी है, ठीक है, या टीडीएस देनी है, 3 टाइम देनी है, तो किस टाइम देनी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पेशेंट वही है जिसको आपको दवाई देनी है कि नहीं है वो कंफर्म करना है। राइट पेशेंट, मतलब पेशेंट वही होना चाहिए जिसको आप दवा देने जा रहे हो। कभी कभी क्या होता है दूसरे पेशेंट को गलती से दे सकते हो, तो ये हमेशा कंफर्म करना है। आइडेंटिफाइड चेक करना है, पेशेंट का नाम देखना है, उसके बाद में ही दवाई देनी है। रूम नंबर, कभी कभी अलग अलग रूम नंबर के अकॉर्डिंग आपको जाना रहता है। एक ही रूम में, कभी कभी रूम में सेम नाम के 2 पेशेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हमेशा रूम नंबर भी कंफर्म करना है कि किस रूम में जाके देना है। उसके बाद में बेड नंबर, तो वार्ड रहता है, बड़ा वार्ड रहता है, तो उसके अंदर बेड नंबर भी बहुत सारे बेड रहते हैं, 1 से 20 तक रह सकते हैं, 10 तक रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वो बेड नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं कि इस वाले पेशेंट को दवाई देनी है, तो आप वहां पे जो रजिस्टर रहेगा वो पेशेंट के बेड नंबर वगैरह सब लिखे रहते हैं, वहां पे आपको पर्टिकुलरली नाम चेक करना है, बेड नंबर चेक करना है, कौन से वार्ड का पेशेंट है, कितनी दवाई लिखी है, किस टाइम लिखी है, वो उसके अकॉर्डिंग देख के फिर ही दवाई देनी है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है ड्रग्स एप्लीकेशन हमेशा दवाई देने से पहले कि ये रूल्स वगैरह आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में स्पेस सरफेस वेयर द इक्विपमेंट इज सॉर्टेड नीड टू बी क्लीन। तो ये जो स्पेस वगैरह सरफेस वगैरह है, इक्विपमेंट वगैरह है, वो क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, ट्रॉली वगैरह सब साफ होनी चाहिए। बिफोर सॉर्टिंग इक्विपमेंट प्रिपेयर बिफोर प्रिपरेशन द ड्रग्स नर्स बी वॉश द हैंड। और हमेशा कोई भी प्रक्रिया करने से पहले अच्छे से हाथ धोने चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है, हैंड वॉश जरूरी है, ठीक है, कोई भी प्रक्रिया करने से पहले, प्रोसीजर करने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। तो वॉश योर हैंड प्रॉपरली विथ स्टेप, ठीक है। ड्रग्स मेडिकेशन प्रिपरेशन इज डिफरेंट इफ द ड्रग्स इज एम्पुला और लेजिना। मतलब अगर आपको एम्पुल में दवाई है तो वो अलग तरीका है, ठीक है, एम्पुल में है तो वो अलग तरीका है, एम्पुल में है तो एम्पुल कटर से काट के दवाई को निकालना है। लेकिन अगर लेजिना मतलब एक वाइल में है, पाउडर फॉर्म में है दवाई, तो फिर आपको डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा, उसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा, उसको अच्छे से मिक्स करके मिला के फिर आपको लोड करना पड़ेगा, फिर वो दवाई दे सकते हैं। लेकिन एम्पुला में आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हिलाया, उसके बाद में एम्पुल को काटा अच्छे से और उसको लोड किया, वो फिल हो जाएगी। वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में आती है, ये पाउडर फॉर्म में आती है, इसको आपको मिलाना पड़ता है डिस्टिल वाटर के साथ में, या फिर उस इंजेक्शन के साथ में डिस्टिल वाटर या फिर कोई भी सॉल्यूशन दिया आएगा उसको मिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ड्रग्स पैक इन द एम्पुला आर इजियर टू बी यूज देन दोज पैक एज पाउडर, ठीक है। जो एम्पुला रहता है वो इजी रहता है, क्योंकि एम्पुला पहले से मिला हुआ रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको आपको लोड करने में परेशानी नहीं आएगी। और अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्टिल वाटर लोड करना पड़ेगा, उसके अंदर पुश करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, अच्छे से मिला कि नहीं मिला, उसके बाद में वापस सिरिंज में लोड करना पड़ेगा, फिर वो प्रिपरेशन तैयार होती है। तो एम्पुला का इजी होता है और पाउडर फॉर्म का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एम्पुला के अलावा, ठीक है। उसके बाद में इफ द ड्रग्स if drugs in the form of ampulla are used is necessary to check the date, ampulla और type of drugs administration, ठीक है। तो जो एम्पुला के ऊपर जो डेट वगैरह लेती है वो हमेशा देखनी है, वो सब में देखनी है, एम्पुला हो चाहे वाइल हो, तो उसके ऊपर ड्रग्स की जो डेट वगैरह है वो एक्सपायरी डेट वगैरह वो हमेशा देखनी है, नेसेसरी है, चेक करना है।
डेट चेक करनी है कि वो एक्सपायर वगैरह तो नहीं है। एम्पुला एंड टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे ड्रग्स देनी है वो भी आपको ध्यान में रखिए। एम्पुल की है तो मोस्टली एम्पुल आईएम भी लगते हैं, आईवी भी लगते हैं, तो आपको हमेशा उसके ऊपर देखना है कि वो आईएम यूज वाला है या आईवी यूज वाला है, और डॉक्टर ने क्या एडवाइज किया है, आईएम यूज किया है, आईएम के लिए एडवाइज किया है, आईवी के लिए यूज एडवाइज किया है, या सबक्यूटेनियस के लिए एडवाइज किया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्लीन द चेक ऑफ एम्पुला विद द स्वाब, सॉक्स एंड अल्कोहल, तो एम्पुला वगैरह को उससे स्वाब से क्लीन करना है, ठीक है। जो ये इसकी नेक रहती है उसको क्लीन करना है, अगर वो वाला वाइल वाला है तो उसकी वाइल के ऊपर वाली को उसको क्लीन करना है। इफ इज sign that ampulla can be opened without swag, use non-dominant hand to hold the ampulla, still use the dominant hand to take the ampulla neck and thumb or before finger, with the single strong move open the ampulla. If the ampulla is need to stay open, first make the 3 sharp move. तो अगर एम्पुला के ऊपर एक मार्क बना रहता है, डॉट सा मार्क बना रहता है, और अगर एम्पुला इजी से टूटने वाला है तो उसको आपको क्या करना है, थंब का सपोर्ट लेके, ऐसे थंब का जो है ऐसे सपोर्ट लेके और ऐसे पकड़ के ऐसे टक करके कट करना है। अगर वो उसके ऊपर एम्पुला का वो नहीं है और वो हार्ड है तो उसको क्या करना है, एम्पुल कटर आता है, एम्पुल कटर से ऐसे अच्छे से कट करना है उसकी नेक को, और फिर वो इजी हो जाएगा टूटने में, तो फिर उसको आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। वही चीज बताइए यहाँ पे, इफ द एम्पुला इज नीड टू स्टॉप ओपनिंग, फर्स्ट मेक दिस शार्प मूव, ठीक है, शार्प किसी उससे कट करना है। उसके बाद में वो ड्रग्स पैक द पाउडर फॉर्म इन लेजिना नीड टू बी सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग वे ऑफ यूज स्टाइल सिरिंज। तो अगर लेजिना में है मतलब पाउडर फॉर्म में है, एम्पुल दवाई किसमें है, पाउडर फॉर्म में है, तो आपको डिस्टाइल वाटर लेना है, उसको क्या करना है, सिरिंज में लोड करना है, उसको सिरिंज में लोड करके उसके अंदर पुश करना है, उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स करना है। वो जब दवाई एकदम अच्छे से मिक्स हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, तब उसको वापस लोड करके उसको यूज कर सकते हैं, यही इसमें बताया हुआ है, ठीक है। यूज द स्टाइल सिरिंज एंड निडल एंड एम्पुला 5 ml सिरिंज विद एक्वा, ठीक है। ओपन द सिरिंज एंड निडल, देन कनेक्ट द निडल, open the syringe and needle, then connect the needle to the syringe, यानी सिरिंज को ओपन करना है, उसके ऊपर नीडल को कनेक्ट करना है। रिमूव द प्रोटेक्टिव कैप फ्रॉम द नीडल, और जो ऊपर नीडल के ऊपर कैप लगी रहती है उसको हटाना है, ठीक है। और पुल द एक्वा इनटू द सिरिंज, और जो सिरिंज के अंदर क्या है, एक्वा मतलब पानी, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो फिल करना है, ठीक है। विथ नॉन डोमिनेंट हैंड यूज, डोमिनेंट हैंड का मतलब क्या, राइट हैंड, नॉन डोमिनेंट का मतलब है जो आप कम यूज करते हो, ठीक है। और डोमिनेंट हैंड मतलब जो ज्यादा यूज करते हो, तो वो किसी का राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन मोस्टली जो राइट हैंड है वो डोमिनेंट हैंड और लेफ्ट हैंड है वो नॉन डोमिनेंट हैंड। तो जिसको ज्यादा यूज करता है वो डोमिनेंट हैंड, जो कम यूज करता है वो नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है। नॉन डोमिनेंट हैंड से आपको क्या करना है, योर थंब बिफोर द फिंगर होल्ड द एक्वा एम्पुला, और एम्पुला को क्या करना है, आपको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से पकड़ना है और सिरिंज को डोमिनेंट हैंड से पकड़ना है, यानी इस ऐसे और ऐसे पुश करके उसको लोड करना है, ठीक है। अपसाइड डाउनवर्ड वैक्यूम इन एम्पुला विल बी प्रिवेंट द एक्वा फ्रॉम द लीकेज, और उसको हमेशा क्या करना है, अप टू डाउनवर्ड करना है, ऐसे खींचना है, ठीक है, जिससे क्या लीकेज वगैरह ना हो, गिरे ना, ठीक है। विद डोमिनेंट हैंड प्लेस द नीडल into the ampulla and use first 3 finger and pull the aqua into the syringe, और उसको क्या करेंगे, उसको सिरिंज के द्वारा उसके अंदर वाइल के अंदर डाल देंगे। when aqua is the syringe open, bottle powder range is removed, then still cap and clean the rubber with the alcohol swab। जो अगर आपके वो जो वाइल है उसके ऊपर स्टील का वो केप लगा हुआ है तो उसको ओपन करके उसको क्लीन करना है स्ट्राइल से, और उसके बाद में उसमें डालना है। प्लेस द नीडल थ्रू द रबर केप, और उसके ऊपर जो रबर केप लगी रहती है उसके द्वारा आपको नीडल उसके अंदर डालनी है, ठीक है। रबर केप रहती है उसके द्वारा नीडल डालनी है। विथ योर नॉन डोमिनेंट हैंड, विद द डोमिनेंट हैंड होल्ड द सिरिंज एंड विद द नीडल। तो क्या है, नॉन डोमिनेंट हैंड में उस वाइल को पकड़ना है और डोमिनेंट हैंड से सिरिंज को पकड़ना है, उसके अंदर ऐसे पुश करना है, ठीक है, और जो रबड़ रहता है उसके द्वारा इंसर्ट करना है।
इंसर्ट द एक्वा इनटू द बोतल, और जो पानी है वो किसमें इंसर्ट करना है, वो उसके पाउडर फॉर्म वाले वाइल के अंदर इंसर्ट करना है। सेम द सेम नीडल that be still into bottle, syringe pull the appropriate dose of the drugs before admitting the into the vein, recommended the change the needle। और ये सब करने से पहले आपको क्या करना है, ये तो हो गया प्रोसीजर, वापस से समझा देता हूँ। अगर एम्पुल है तो एम्पुल ऐसा रहता है, उसको यहाँ से ऊपर से कट किया, तोड़ा, उसके बाद में नीडल डाली, उसे लोड कर लिया। अगर वाइल में है, वाइल पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म में क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म अलग रहता है, स्टील वाइट अलग रहता है। तो स्टील वाइट को तोड़ के सीरीज में लोड करना है, लोड करके फिर क्या करना है, उसको रबड़ जो ऊपर रहता है उसको स्टील से क्लीन करना है। उसके बाद में वो नीडल उसके अंदर वाइल के अंदर इंसर्ट करनी है, और इंसर्ट करके फिर वापस सीरीज से लोड करनी है। लोड करने के बाद के अंदर जो वो स्टेरॉइड लोड कर लिया, तो फिर वो पाउडर वाली सीरिंज में इंसर्ट करना है, और फिर उसको पाउडर वाली इंजेक्शन को अच्छे से मिक्स करना है। फिर वो सीरिंज को वापस उसी नीडल और सीरिंज के द्वारा उसमें वापस सीरिंज में लोड कर लेना है। सीरिंज में लोड करने के बाद में वो नीडल जो है वो उसको निकाल के साइड में रख देना। न्यू नीडल यूज करनी है। पेशेंट को इंसर्ट करने से पहले आपको नई नीडल यूज करनी है, क्योंकि आपने क्या किया है, बार बार में उसको डिस्टिल वाटर में डाला था, फिर उसमें डाला था, तो उसके अंदर या तो प्लास्टिक वगैरह रह सकती है, वो डिसइंफेक्ट हो सकती है। तो उसके लिए आपको हमेशा पेशेंट को इंसर्ट करते समय नई नीडल का यूज करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बिफोर एडमिसिंग ड्रग्स इनटू द वेन, जब वेन के अंदर ड्रग्स डालनी है, आईवी, ये हम इंजेक्शन आईवी के बारे में पढ़ रहे हैं। वेन के अंदर हमें अगर ये डालनी है नीडल, तो आपको क्या करना है, वो चेंज करना है, टू चेंज द नीडल बिफोर एप्लीकेशन ड्रग्स, चेंज द नीडल। हमेशा ड्रग्स देने से पहले क्या नीडल चेंज करनी है। चेक अगेन द पेशेंट इज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी चेक करनी है वापस से, पेशेंट वही है, उसका नाम पूछना है, उसके आइडेंटिटी नेम वगैरह चेक करने हैं। इन ऑर्डर द मेक द प्रोसीजर मच एज कंफर्टेबल ऑफ द पेशेंट, एक्सप्लेन हिम एंड पुल द प्रोसीजर एंड टेल हिम द व्हाट इज एक्सपेक्ट। तो हमेशा प्रोसीजर को इजी बनाने के लिए हमेशा पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि हम आपको ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए, मतलब डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ये आईवी इंजेक्शन लगेगा, आपको यहाँ पे लगेगा और ये बॉडी में ऐसे जाएगा। तो आप अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर देंगे पेशेंट को, तो वो आपके साथ में कंफर्टेबली एक्सेप्ट करेगा और वो इजी से लगवा लेगा। अगर आप बिना एक्सप्लेन किए हुए ही उसको इंजेक्शन लगाएंगे तो पेशेंट डर जाएगा, वो नहीं लगवाएगा, और ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्लीन द प्लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स यूजिंग द स्वाब विथ अल्कोहल यूजिंग राउंड सर्किल, मूव फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड आउटसाइड द रेडियस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। तो जो पेशेंट के जहां पे इंजेक्शन लगाना है, तो वहां पे क्या करना है, द क्लीन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स यूज द स्वाब, स्वाब से आपको वो एरिया क्लीन करना है, इस तरह से राउंड सर्किल करके अंदर से बाहर की तरफ ऐसे घुमाना है, कम से कम कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एरिया ऐसे क्लीन करना है, अंदर से बाहर की तरफ। एक बार स्वाब क्लीन किया और उसे फेंक दिया, उसे वापस यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लीन सर्किल, राउंड सर्किल, राउंड के ऐसे गोल घुमा के क्या क्लीन करना है। टेल द पेशेंट व्हेन यू विल बी इंसर्ट नीडल, और जैसे ही नीडल आप उसके पेशेंट के स्किन में इंसर्ट करते हो, तो उसे बताना चाहिए कि मैं नीडल इंसर्ट कर रहा हूँ, इससे कि वह घबराए नहीं। अप्लाई द इंजेक्शन विथ इंस्ट्रक्ट ड्रग्स, और इंजेक्शन को अप्लाई करें और इंसर्ट ड्रग्स, और ड्रग को क्या है अंदर इंसर्ट करें। आफ्टर द इंसर्जन ऑफ द ड्रग्स रिमूव द इंजेक्शन, और जैसे ही ड्रग्स आपने इंसर्ट कर दी, आपको क्या करना है, रिमूव, इंजेक्शन को रिमूव करना है विथ 1 कंटिन्यूअस मूव, और ऑन द प्लेस पंचर पुट द एल्कोहल स्वाब, और जहां पे वो पंचर हुआ है वहां पे आपको एल्कोहल स्वाब यानी कॉटन स्वाब आपको वहां पे लगाना है। अबाउट द डिस्क्राइब प्रोसीजर इज ऑल काइंड ऑफ इंजेक्शन इज द टेक्स्ट बिलो, स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द इंजेक्शन प्रोसीजर विल बी एक्सप्लेन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंजेक्शन लगाते समय भी मैं एक तरीका और बता देता हूं।
जो इसमें नहीं समझाया हुआ है। आपको इंजेक्शन जैसे ही लोड कर लिया उसके बाद में पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, हैंड वॉश कर लिए, पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद में जैसे कहा आपको वेन्स में यहाँ लगाना है या फिर यहाँ लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टूनिकेट बांधना पड़ेगा, वेन को अच्छे से मेजर करना पड़ेगा। वेन आपको दिखाई दे रही है, तो वेन दिखाई दे रही है, तब आपको निडल का जो हिस्सा है, जो नोक वाला हिस्सा है, उसको उस वेन के अंदर इंसर्ट करना है। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो वो जो निडल है उसके अंदर आपको ब्लड दिखाई देगा, और जैसे ही आप सिरिंज के प्लंजर को पीछे की ओर खींचेंगे तो उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। ब्लड आ जाएगा मतलब वो जो है निडल वेन के अंदर ही है, और वो वेन के अंदर है तो उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन को धीरे धीरे पुश कर देंगे। अगर वो वेन के अंदर नहीं रहता है तो वहां पे क्या है, स्वेलिंग आ जाएगी और वहां पे जो ड्रग्स है इकट्ठी हो जाएगी, कलेक्शन हो जाएगी। तो वेन के अंदर होने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, प्लंजर को पीछे खींचना पड़ेगा, उसमें ब्लड आएगा। अगर ब्लड नहीं आता है तो मतलब वो वेन के अंदर नहीं है, और जब वेन के अंदर नहीं है तो आपको वापस वेन के अंदर इंसर्ट कराना पड़ेगा, या तो वो जगह चेंज करनी पड़ेगी या वहीं पे आपको वो अच्छे से लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी वेन की। तो जैसे ही वेन के अंदर मिल जाता है तो वहां पे आप इंजेक्शन पुश करेंगे, और पुश करने के बाद में इंजेक्शन पुश करने स्लो आपको इंजेक्शन पुश करना है। पुश करने के बाद में एल्कोहल स्वाब या कॉटन स्वाब जो है वो उसको वहां पे प्रेस करना है, कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए आप उसके एल्कोहल स्वाब को से प्रेस कर देंगे, तो वहां से क्या होगा, ब्लड वापस नहीं आएगा, ड्रग्स वापस नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये लोकेशन, देखो इस डायग्राम में बताया हुआ है कि यहाँ पे ये सिरिंज है। ठीक है, ये क्या है, ये जो दिख रही है आपको, ये सिरिंज दिख रही है, यहाँ से ये निडल दिख रही है, ये निडल का नोक वाला हिस्सा है वो अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वेन होगी तो वेन के अंदर जैसे निडल जाएगी तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, और ब्लड आएगा तो आप उसमें पुश कर सकते हो। ठीक है, ये एक इंजेक्शन लगाने की प्रोसीजर है। यहाँ पे भी ये बताया हुआ है कि देखो ये क्या है, टूनिकेट है जो हाथ पे बांधा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, टूनिकेट है, ये हाथ पे बांध दिया है। इससे क्या होगा, ये जो वेन है, ये वेन है जो अच्छे से विजुलाइज हो जाएगी, और जो वेन विजुलाइज हो जाएगी तो ये निडल को अच्छे से आप इंसर्ट कर सकते हो, और इंसर्ट करने के बाद में आप इस सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन दे सकते हो। अब है इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन। इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। These injections are given into the dermis, mostly used for allergic test. एलर्जिक टेस्ट। तो ये आईडी इंजेक्शन के बारे में बताते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो डर्मिस लेयर में लगता है, तो मोस्टली यूज फॉर द डिफरेंट एलर्जी टेस्ट। और ये क्या होता है, इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो एलर्जी टेस्ट के लिए यूज में लिया जाता है। द डोज आर अप्लाई ड्रग्स बाय द दिस मेथड यूजुअली इज 0.5 ml सीरीज। जो सीरीज यूज लेते हैं वो 0.5 ml की सीरीज यूज लेते हैं। तो 0.5 ml सीरीज मोस्ट कॉमन प्लेस ऑफ द इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन आर द इनर साइड ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म की इनर साइड और आउटर साइड का यूज करते हैं। और अपर आर्म सुटेबल प्लेस ऑफ द इंजेक्शन इज आल्सो अपर बैक एरिया। और अपर ये बैक एरिया, शोल्डर ब्लेड वगैरह ये भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। अपर थोरेक्स वाला एरिया भी हो सकता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए। तो ये लोअर आर्म्स और फोर आर्म्स, आउटर साइड और इनर साइड, और अपर आर्म, और जो ये जो बैक है, बैक एरिया जो ये शोल्डर ब्लेड का वो वाला, और थोरेक्स वाला एरिया, ये वाला भी एरिया सिलेक्ट करते हैं। प्रोसीजर ऑफ इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन इज कंसिस्ट ऑफ द ऑल जनरल सॉरी प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड ड्रग्स इज इट वाज एक्सप्लेन। जो ड्रग्स की और जो इक्विपमेंट की जो प्रिपरेशन करते हैं वो पहले से जो अभी मैंने एक्सप्लेन की थी वो लगभग सेम ही है। सारे इक्विपमेंट, सीरीज वगैरह वही लेनी है, एल्कोहल स्वाब लेना, किनेटिक लेनी है,
ये सब कुछ ग्लव्स वगैरह वही इक्विपमेंट लेने हैं। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एक्सप्लेन टू हिम ऑल प्रोसीजर, हमेशा इंजेक्शन लगाने से पहले जो प्रोसीजर है वो पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है, मतलब उसके अच्छे से बता देना है, उसे समझा देना है, ठीक है। ऑल प्रोसीजर, चूज द प्रॉपर प्लेस ऑफ द इंजेक्शन एप्लीकेशन मोस्ट इज द इनर साइड ऑफ द फोरआर्म। तो हमेशा क्या है, आपको जो है लोकेशन, जो इंजेक्शन की जो साइड है वो चूज करनी है, और जो मोस्ट कॉमन साइज है वो क्या है, आपके इनर साइड ऑफ फोरआर्म, इनर साइड ऑफ फोरआर्म की इनर साइड। क्लीन द प्लेस विद द कॉटन स्वाब, और उस एरिया को क्या करना है, कॉटन स्वाब से साफ करना है। कैसे साफ करना है, अंदर से बाहर की ओर साफ करना है। स्वाब शॉक इन अल्कोहल एज वाज एक्सप्लेन, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे ही आपको क्या करना है, लेना है। यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड टू स्ट्रेच स्किन, और नॉन डोमिनेंट हैंड से स्किन को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। उसके बाद में रोटेट द निडल विद द सिरिंज सो द निडल इज स्लॉप फेसिंग अप, ठीक है। निडल को रोटेट करना है और स्लॉप फेसिंग अप हो जाए इसलिए। उसके बाद में इंस्टॉल द नीडल इनटू द एंगल ऑफ द 10 से 15 डिग्री, जो 10 से 15 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग नीडल को क्या करना है, स्किन के अंदर इंसर्ट करना है। तो जो ये तीखा वाला एरिया रहता है नीडल का, वो नीचे की तरफ हो जाए, स्किन के टच की तरफ हो जाए, वो बताया हुआ है। वो 10 से 15 डिग्री के अंदर एंगल के अंदर वो नीडल को इंसर्ट करना है। नीडल इज अप्लाई इन अराउंडेड 3 mm, और जो नीडल रहती है वो कितनी 3 mm की रहती है, ठीक है। When the needle is in adequate position, insert the drug into the use easy pressure on the syringe plunger clip. When the drug is inserted into the one single continuous move, remove the injection. तो ठीक है, तो when the needle is एडिक्वेट पोजीशन, नीडल अगर एडिक्वेट पोजीशन में है तो वो क्या करना है, ड्रग्स को अंदर इंसर्ट करना है। तो ड्रग्स थोड़ी सी इंट्राडर्मल इंजेक्शन के अंदर थोड़ी सी फुली हुई सी दिखाई देगी, और उसके प्लंजर को पुश करके वो दवाई इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद में नीडल को निकाल लेना है, ठीक है। डू नॉट मसाज प्लेस द एप्लीकेशन, और कभी भी इंट्राडर्मल वाले इंजेक्शन में आपको मसाज नहीं करनी है। देने के बाद में जैसे आईएम इंजेक्शन में देते हैं और उसके बाद में मसाज कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। हमेशा इंट्राडर्मल इंजेक्शन में स्किन के ऊपर वो दवाई दिखाई देती है, फूला हुआ सा दिखाई देता है, ऐसे हो जाता है। जैसे ये स्किन है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो उसको मसाज नहीं करनी है, उसको ऐसे रब नहीं करना है, ठीक है। इफ द प्लेस इज अप्लाई एप्लीकेशन इज यूज फॉर टेस्टिंग मार्क the place और dispose the use material according to the situation rules। तो अगर आपको ये टेस्ट डोज के लिए आपको करना है तो वहां पे मार्किंग कर देनी है, ऐसा गोला बना देता है। ये जो हाथ है, हाथ के ऊपर जो ये हाथ है, तो ये हाथ के ऊपर यहाँ पे गोला बना देंगे, और वहां पे ये एक छोटा सा गोला बना देंगे, और उसके अंदर वो डेट टाइम भी, कुछ डेट टाइम भी यहाँ पे साइड में मेंशन कर देंगे। उसको जो भी है 12 आवर, 24 आवर, 72 आवर्स के अंदर हम देखते हैं कि उसमें कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं है, तो इसके लिए वहाँ पे मार्क कर देते हैं, मार्कर कर देंगे। और जो डिस्पोज ऑल यूज मटेरियल अकॉर्डिंग द इंस्टीट्यूशन रूल, और जो ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपने यूज किए हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर देंगे। जैसे सिरिंज वगैरह को रेड बैग में डालते हैं, नीडल को डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे जो बीएमडब्ल्यू का रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल है, इंस्टीट्यूट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड वगैरह कर देंगे सारे इक्विपमेंट को, और इस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। अब कौन सा इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अभी हमने पढ़ लिया था इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है डर्मिस लेयर के अंदर, ठीक है। वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डर्मिस लेयर के अंदर लगता है। इक्विपमेंट सारे वही लगते हैं लगभग। इसके अंदर सिरिंज छोटी यूज होती है, 2 ml 1 ml वाली सिरिंज यूज होती है, 0.5 ml या 0.1 ml इससे लगभग इतनी ही डोज दी जाती है। इंट्राडर्मल दी जाती है, डर्मस लेयर जो होती है ऊपर वाली, एपिडर्मिस उसके जस्ट नीचे होती है डर्मिस लेयर, उसमें वो क्या मेडिसिन दिखाई देती है, ऊपर फूला हुआ सा दिखाई देने लग जाता है। मोस्टली फोरआर्म के इनर और आउटर साइड में लगता है, और चेस्ट और इस पे स्केपुला वगैरह यहाँ पे भी लग सकता है। तो ये जो है मोस्टली यहीं पे लगता है, और टेस्ट डोज लगती है, और मॉन्टेक टेस्ट यहाँ पे होता है। एंटीबायोटिक की टेस्ट डोज करनी होती है, वो यहाँ पे होता है। तो ये जो टेस्ट डोज करते हैं तो वो वहाँ पे स्किन के ऊपर जस्ट
इस एल्कोहल स्वाब से क्लीन करके फिर 10 से 15 डिग्री के अंदर ये जो इंजेक्शन लगता है मोस्टली 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगता है और इसमें निडल इंसर्ट करके मेडिसिन को इंसर्ट कर देते हैं। इसमें वापस बैक फ्लो वगैरह नहीं करते हैं, प्लंजर को सीधा अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में जो मेडिसिन है वो ऊपर उभरी हुई सी दिखाई देगी, उसे कभी भी मसाज नहीं करनी है, रब नहीं करना है। मसाज करने पे वो इंजेक्शन की जो है लगाया हुआ है वो रॉन्ग हो जाएगा, मेथड गलत हो जाएगा, इसलिए आपको मसाज वगैरह नहीं करनी है, वहीं पे कलेक्शन रहना चाहिए। और उसको अगर टेस्टिंग डोज है तो वहाँ पे मार्किंग वगैरह कर देनी चाहिए, राउंड मार्किंग कर देना चाहिए। उसके बाद में हम इसको कितने घंटे बाद में देखते हैं, अगर कोई वहाँ पे रिएक्शन वगैरह होती है तो वो पता चल जाए, इसलिए मार्किंग करते हैं। ठीक है, जो इक्विपमेंट आपने लिए थे उनको डिस्कार्ड करने के जो मेथड होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे रेड बैग में, येलो बैग में क्या क्या डालना है, आपको निडल किस में डालनी है, वो हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। BMW की क्लास में देख सकते हो किस में कौन सा इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये हो गया इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब पढ़ते हैं हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन रिप्रेजेंट इंजेक्शन दैट आर गिवन डायरेक्टली इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये इंजेक्शन कहाँ लगता है, डायरेक्ट सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लगता है। ये 45 डिग्री के एंगल पे लगता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ड्रग्स अप्लाई इन द वे ऑफ इंसुलिन, हेपेरिन और सम टाइप ऑफ पेन किलर्स और वैक्सीन्स। ये दवाइयाँ दी जाती है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के अंदर। इंसुलिन दिया जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के जो इंजेक्शन यूज होते हैं मोस्टली वो इंसुलिन होता है, इंसुलिन। उसके बाद में हेपेरिन जो ब्लड को पतला करता है, और उसके सम काइंड ऑफ पेन किलर्स भी दे सकते हैं, और वैक्सीन जो दी जाती है, टीके दिए जाते हैं, वो भी कभी कभी सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं। मीजल्स का जैसे टीका हो गया वो सबक्यूटेनियस लगता है। तो इस तरह से ये टीके लगते हैं। डोज फॉर एप्लीकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज 1 to 2 ml। इसकी जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की जो डोज होती है लगभग 1 से 2 ml के करीब होती है। इसकी डोज कितनी होती है, 1 से 2 ml। 2 ml से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, और 1 से 2 ml के करीब होता है। ठीक है, प्लेस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आर आउटर पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड बैक और आउटर पार्ट ऑफ द थाई। ये कहाँ पे लगते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो लगता है वो आउटर पार्ट ऑफ अपर आर्म, आउटर पार्ट और अपर आर्म, ये अपर आर्म है, यहाँ के आउटर पार्ट पे लगता है। उसके बाद में अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ये जो एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है, ये एब्डोमिनल वॉल है, उसके भी अपर पार्ट पे लग सकता है। उसके बाद में आउटर पार्ट ऑफ द थाई, जो थाई होती है वहां पे भी लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, यहाँ पे ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लग सकता है, और इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर लगता है, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, प्रोसीजर इज सिमिलर, जनरल प्रोसीजर इज इंजेक्शन इज अप्लाई। प्रोसीजर लगभग जो इंजेक्शन जो है उनके आईवी और आईएम जो इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन बताया था लगभग वैसा ही है। चेक द मेडिकेशन फॉलोइंग द स्टेप ऑफ द ड्रग चेक। सबसे पहले मेडिकेशन को अच्छे से चेक करना है, एक्सपायरी वगैरह उसकी चेक करनी है। चेक द आइडेंटिटी पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करनी है पेशेंट को, और प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इक्विपमेंट एंड ड्रग्स एज प्रीवियसली डिस्क्राइब, जैसे पहले मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है वैसे ही आइडेंटिटी वगैरह चेक करनी है पेशेंट की। वॉश हैंड, हमेशा कोई भी प्रोसीजर से पहले मैंने बताया था अच्छे से हाथों को धोना है, हैंड वॉश करना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, और पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, बताना है कि आपको ये इंजेक्शन मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद में चूज द लोकेशन ऑफ द ड्रग्स एप्लीकेशन, और ड्रग्स जो आपको देनी है उसकी लोकेशन आपको चूज करनी है। आप कहाँ पे लगाने वाले हो, थाई पे लगाने वाले हो, एब्डोमेन पे लगाने हो, अपर आर्म पे लगाने वाले हो, तो वो लोकेशन आपको चूज करनी है। उसके बाद में लोकेशन नीड टू बी क्लीन एंड विदाउट एनी ब्रशिंग, एडिमा, स्ट्रेच, एनी अदर चेंजेस ऑफ द स्किन इंटीग्रिटी that is recommended to whenever you are administer subcutaneous injection, because this type of injection is used to long lasting therapy। तो जो लोकेशन आप चूज कर रहे हो वहां पे आपको देखना है कि वहां पे कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वहां पे कोई इडिमा तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्शन लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्शन होता है, लंबे टाइम तक ये
ये ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए आपको वहाँ की स्किन वगैरह अच्छे से देख लेनी है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ रेड तो नहीं है, एडिमा तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन चूज करनी है अच्छे से। उसके बाद में है पेशेंट शुड टेक कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, जैसे उसकी पोजीशन कंफर्टेबल है और किस पोजीशन में सही इंजेक्शन लगेगा उसे उस कंफर्टेबल पोजीशन में पेशेंट को हमेशा लेटा देना है, बैठाना है, जो भी पोजीशन देनी है आपको। प्लेस द ड्रग्स इंसर्ट इनटू नीड टू बी क्लीन विदाउट विथ कॉटन स्वैब सोक इन एल्कोहल यूजिंग द सर्कुलर मोशन विद। जैसे अभी पहले जो प्रोसीजर में बताया था कि एल्कोहल स्वाब से जो कॉटन है उसको एल्कोहल स्वाब वाला कॉटन लेना है, उसको कैसे सर्कुलर मोशन में स्किन को क्लीन करना है, अंदर से बाहर की तरफ 5 सेंटीमीटर के लगभग स्किन को क्लीन करना है, फिर वहां पे आप इंजेक्शन लगा सकते हो। यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड टू रिंग द स्किन ऑन द प्लेस ऑफ एप्लीकेशन। इंसर्ट द इंजेक्शन यूजिंग द एंगल ऑफ 30 to 90 डिग्री। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे बताया कि 30 to 90 डिग्री। अगर नीडल लंबी है तो 45 डिग्री का होता है, अगर नीडल छोटी है 26 वाली नीडल है तो 90 डिग्री पे भी लगा सकते हैं। जैसे इंसुलिन की सीरिंज क्या होती है, नीडल छोटी आती है तो वो 90 डिग्री पे लगता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बताया है वो राइट है। अगर नीडल बड़ी है तो वो 30 या 45 डिग्री के बीच में लगता है, लेकिन अगर नीडल छोटी है तो 90 डिग्री पे भी लगता है। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर मोस्टली अगर एक नीडल से पूछे तो 45 डिग्री पे बोला जाता है, लेकिन अगर नीडल इंसुलिन सिरिंज के आगे आजकल लगी रहती है नीडल, वो छोटी नीडल आती है तो वो 90 डिग्री पे ही लगता है, वो सीधा 90 डिग्री पे लगा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है। ड्रग्स शुड बी अप्लाइड वेरी स्लोली, और ये जो ड्रग्स दी जाती है, जो दवा दी जाती है, धीरे धीरे पुश करना होता है, एकदम से ऐसे नहीं है पुश कर दिया, ठीक है, स्लोली पुश करना होता है। आफ्टर एप्लीकेशन टेक आउट द नीडल विथ स्लो कंटिन्यूस मूविंग, और जो नीडल निकालनी है वो धीरे धीरे ऐसे स्लो मूविंग करके हुए निकालनी है। प्लेस ऑफ द इंजेक्शन एप्लीकेशन नीड टू बी रब विथ एल्कोहल सोक कॉटन स्वाब इंप्रूव द ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। और जो ये है इसको आपको जो इंजेक्शन दिया है तो इंजेक्शन देने के बाद में आपको उसको रब कर सकते हो। जैसे मैंने इंट्राडर्मल इंजेक्शन में बताया था उसको रब नहीं करना है, इसमें आप क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो, ठीक है, रब कर सकते हो, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा वो ड्रग्स का फास्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन जो होगा ड्रग्स का वो क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप उसको रब कर सकते हो इस वाले इंजेक्शन को। रबिंग इज नॉट अलाउ आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हेपेरिन, और जो हेपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है उसमें रबिंग अलाउ नहीं होती है, उसमें रब नहीं करना होता है, ठीक है। जो हेपेरिन होता है वो ब्लड को क्या करता है, खून को क्या करता है, पतला करता है, ठीक है। हेपेरिन क्या करता है, खून को पतला करता है, तो वहां पे आप उसको रब नहीं करना है। और इंसुलिन के टाइम में भी मोस्टली नहीं करते हैं रब, अगर इंसुलिन दे रहे हो तो भी रब नहीं करना है। अगर खाना जल्दी खाना तो कर सकते हैं, लेकिन इंसुलिन दिया और आपने जल्दी जल्दी रब कर दिया तो उसका जो एक्शन है वो जल्दी हो जाएगा और पेशेंट हाइपो वगैरह में जा सकता है, खाना लेट मिला तो इसलिए अगर खाना सामने पड़ा है और इंसुलिन लगा रहे तो आप रब कर सकते हो, ठीक है। पेशेंट शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, ये बता दिया मैंने। डॉक्यूमेंट ऑल स्टेप विद ड्रग्स एंड डेट टाइम, और हमेशा क्या करना है, जो ये ड्रग्स की डेट वगैरह देखनी है, डेट कब देना है, मतलब लगाने का टाइम क्या है, डेट कब है, टाइम सब कुछ देखना है अच्छे से। डिस्पोज ऑल यूज मटेरियल एंड इज रिकमेंडेड टू द विजिट द पेशेंट आफ्टर 30 मिनट्स। देखो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है ये इंजेक्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो इंजेक्शन दे रहे हैं आप, ये 45 डिग्री के एंगल के बनते हुए इंजेक्शन लग रहा है इस तरह से, ठीक है। सबके यहाँ लग सकते हैं और IMB यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद में है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये लास्ट इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं आज ही। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर इंजेक्शन एप्लीकेशन इज द मसल्स टिश्यू। ये मोस्ट कॉमन
इंजेक्शन है जो मसल्स में लगता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मसल्स में लगता है, ये डेल्टोइड मसल्स, ग्लूटियल मसल्स, वेस्ट्रेस लेटरिस मसल्स वो जगह लगता है, मैं आगे बता दूंगा। 90 डिग्री एंगल पे लगता है, मोस्टली यही इंजेक्शन सबसे ज़्यादा दिया जाता है। पेन वगैरह हो तो अब दिया जाता है, वोमिटिंग वगैरह में दे सकते हैं, और एब्डोमेन पेन वगैरह हो तो दे सकते हैं, कोई अदर पेन वगैरह, या फिर और भी बहुत टीके वीके लगाने में भी IM इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स कॉमन डोज ऑफ 5 ml। यहाँ तक जो डोज दी जाती है वो कम से कम 2 ml से लेके 5 ml तक लगभग दी जाती है। 1 ml 2 ml 5 ml तक लगभग दी जाती है। फास्ट एब्जॉर्प्शन, इसका भी फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। प्लेस ऑफ द एप्लीकेशन इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज लार्ज मसल्स लाइक द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, जो मसल्स बड़ी मसल्स होती है उसी में IM इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो पहली कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, मसल्स ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, फीमोरिस जो मसल्स होती है, थाई वाली जो मसल्स होती है वहां पे, मसल्स ऑफ डेल्टोइड मसल्स जो ये हाथ पे होती है डेल्टोइड मसल्स, मसल्स ऑफ ग्लूटियस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मसल्स अप्लाई द इंजेक्शन ऑफ द अडल्ट। जो अडल्ट में जो मोस्ट कॉमनली जो इंजेक्शन दिया जाता है वो जो ग्लूटियस मसल्स होती है वहां पे मोस्टली इंजेक्शन लगते हैं। जो ये बैक में जो बटक्स की मसल्स होती है वहां पे लगता है, ग्लूटियस मसल्स में मोस्टली देखा होगा आपने। ठीक है, प्रोसीजर, दिस इंजेक्शन इज अप्लाई इज सिमिलर जनरल रूल ऑफ द इंजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। जो ये पिछले इंजेक्शन में बताया था वही जनरल रूल्स जो है इसमें भी फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले चेक द इक्विपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग्स फॉलोइंग रूल्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मैंने ऊपर बताई थी हमेशा इक्विपमेंट वो ही लेने हैं, उसके बाद में ड्रग प्रिपरेशन कैसे है वैसे जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही प्रिपेयर करनी है। चेक द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब, तो हमेशा पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करनी है, पेशेंट की आइडेंटिटी क्या है। उसके बाद में पेशेंट आइडेंटिटी चेक करनी है और प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना है कि डॉक्टर ने दवाई लिखी है, IM लिखी है कि IV लिखी है, कैसे लिखा है। हैंड वॉश करना है और प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। हैंड वॉश हमेशा कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो हैंड वॉश करना है। प्रिपरेशन इक्विपमेंट एंड ड्रग्स, और ड्रग्स का और इक्विपमेंट का प्रिपरेशन करना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, दवाई देने के लिए क्या दवाई दे रहे हो वो वगैरह प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। चूज द लोकेशन ऑफ द इंजेक्शन, इंजेक्शन की लोकेशन चूज करनी है आपको, डेल्टोइड मसल में लगाना है या ग्लूटियस मैक्सिमस में लगाना है, फीमोरिस मसल्स में लगाना है कि कहाँ पे लगाना है। इफ द मैक्सिमस ग्लूटियस इज यूज फॉर द लोकेशन फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, locating the puncture point is the muscles is very important because if the place is choose wrongly is the nerve ischiaticus can be। तो हमेशा जो ग्लूटियस मसल्स है वो अगर आपको लोकेशन चूज करनी है तो वहाँ पे सियाटिक नर्व वगैरह होती है तो आपको उसका भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ नर्व डैमेज भी होती है तो आपको क्या करना है, इस मसल्स को अच्छे से चूज करना है, डैमेज हो सकती है वहाँ की नर्व वगैरह। तो लोकेशन इज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज अप्लाई ऑन द मसल्स ग्लूटियस अपर लेटरल क्वाड्रेंट, जो ये है ये जैसे ये बटक्स है, ये बटक्स है तो ये बटक्स के 4 हिस्से करने हैं और ये अपर क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो है IM इंजेक्शन लगते हैं। ये जो 2 बटक्स है ये बटक्स के में यहाँ पे 4 हिस्से करने हैं, यहाँ पे आप इंजेक्शन लगा सकते हो, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये अपर लेटरल क्वाड्रेंट। टू डिटरमाइन द क्वाड्रेंट यू नीड टू आस्क द पेशेंट ऑन हिज स्टोमक and gluteal need to be open and separate imaginary line। जैसे अभी मैंने बताया था पेशेंट को क्या है उल्टा लेटा देना है, उसके बाद में बटक्स को जो ये इमेजिनरी लाइन है उसमें आपको इमेजिनरी लाइन मन मन में सोचनी है और यहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा देना है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं इस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपर हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेपरेटेड अमॉन्ग द 2 Kistia ilia or lower horizontal line is separated the thigh seat of the muscles, outer ventral line following the lateral body of the line, inner vertical line follow the gluteal features। तो ये आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, यही बताया हुआ है इसमें। ठीक है, the quadrant divided into 4 quadrant injection which we apply upper lateral quadrant 5 to centimeter below the spina iliac bones।
जो ये है ये स्पाइना इलियक बोन्स जो रहती है यहाँ पे, उसके जस्ट यहाँ पे नीचे देना, ये वाला एरिया है, सीधा सीधा आप देख लो, यहाँ पे ऐसे 4 डिवाइडेशन करो, इसको ऐसे करो और यहाँ पे आप दे सकते हो इंजेक्शन, ठीक है। इफ द पेशेंट इज लाइंग ऑन द साइड, इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉ बिटवीन द, अगर पेशेंट साइड लाइन में सो रहा है, तिरछा सो रहा है, ठीक है, तो स्पाइना इलियका सुपीरियर पोस्टीरियर ट्रंकेटर फेमोरस इज मेजर व्हेन द इंजेक्शन कैन बी अप्लाई ऑन द साइड इमेजिनरी लाइन बिकॉज द नर्व डैमेज हो सकती है। इसमें भी क्या हो सकती है कि जो नर्व है इसिया डक्सस, यानी तो इस पोजीशन में अगर पेशेंट को लेटाना है, तो ये एक डायग्राम में बता देता हूँ इसमें भी, तो ये जो फीमोरल बोन है, फीमोरल बोन का हेड है, ये जो ट्रंकेटर है इसको बोलते हैं ट्रंकेटर, ठीक है, ये फीमोरल बोन का हेड है। यहाँ पे जो ये थाई दिख रही है ये ग्लूटियल्स है, ठीक है, ये ग्लूटियल्स है, तो यहाँ पे आपको ये फिंगर रखनी है इस तरह से, और ये फिंगर में जो वी शेप बनता है, ठीक है, ये जो वी शेप बनता है, ठीक है, ये फिंगर है 4 और ये थंब है, तो यहाँ पे जो वी शेप बनता है यहाँ पे आप इंजेक्शन लगा सकते हो, यहाँ पे हाथ रख के अपना और यहाँ पे आप इंजेक्शन लगा सकते हो, तो ये वाला भी एरिया सेफ रहता है, ठीक है। इफ यू चूज द प्लेस ऑफ थाई कैन बी यूज मसल्स रेक्टस फीमोरिस एंड मस्कुलर वास्टस लेटरसिस, अगर फीमोरल की मसल्स चूज करते हो तो आपको ये वास्टस लेटरसिस मसल्स बच्चों के अंदर मोस्टली यूज में होती है, या फिर रेक्टस फीमोरिस मसल्स हैं ये भी यूज होती है, तो यहाँ पे आप इंजेक्शन लगा देते हो। पेशेंट नीड टू बी लाई ऑन बैक और बी सेपरेट द पोजिशन, यूजुअली द हिज लोकेशन इज स्मॉलर डोज ड्रग्स, प्लेस द एप्लीकेशन आर द फ्रंट लेटरल मिडल थर्ड पार्ट ऑफ द थाई, तो ये थाई का जो है मिडल पार्ट करके सेपरेट करना है और ये जो लेटरल पार्ट होता है वहां पे लगता है, ठीक है। प्लेस द एप्लीकेशन फ्रंट लेटरल और मिडल थर्ड पार्ट ऑफ द थाई, मसल्स नीड टू बी रिलैक्स नॉट स्ट्रेच, और मसल्स को स्ट्रेच नहीं करना है, रिलैक्स करना है, उसके बाद में आई इंजेक्शन देना है। दिस प्लेस इज नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द अंडर नरिश पेशेंट बिकॉज इट कैन बी वेरी पेनफुल, जो अंडर नरिश पेशेंट होते हैं उनको ये यहाँ पे ये लोकेशन चूज नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत पेनफुल होती है। इफ चूज द मसल्स डेल्टोइड द लोकेशन ऑफ द इंजेक्शन यू नीड बी नो दैट कैन बी गिवन द ड्रग्स 1 to 2 ml पेशेंट, तो ये जो अगर आपको डेल्टोइड मसल चूज करनी है तो डेल्टोइड मसल्स के अंदर क्या रहता है, डेल्टोइड मसल्स के अंदर जो ये हाथ रहता है, हाथ के यहाँ पे ये वी शेप जो बन रहा है, ये यहाँ पे जो वी शेप बन रहा है, या फिर आप हाथ में ऐसे लगा के भी यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसे थंब लगा के, तो ये जो वी शेप बन रहा है यहाँ पे इंजेक्शन लगता है, और अगर आप ऐसे करके हाथ को ऐसे पकड़ के और फिर यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे भी आप इंजेक्शन डेल्टोइड मसल्स के लगा सकते हो, ठीक है। तो मसल्स आर इंजेक्शन 1 to 2 ml, पेशेंट नीड टू बी पेशेंट नीड टू बी इन सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, इस जो इंजेक्शन लगता है डेल्टोइड मसल का वो या तो सिटिंग पोजीशन में लगता है या फिर स्टैंडिंग यानी खड़ी हुई पोजीशन में भी लग सकता है। चूज द मिडल मसल्स, डेल्टोइड मसल जो मिडल मसल्स होती है उसको चूज करना है। इट रिकमेंडेड टू नॉट यूज द ड्रग्स देन इरिटेट द नर्व्स, नीड टू बी केयरफुली बिकॉज द रेडियल नर्व कैन बी डैमेज, और इसमें रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा लोकेशन वगैरह का अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लीन द सरफेस इंजेक्शन एप्लीकेशन, यूज द थंब फॉर फिंगर cannot be dominant hand, stretch the skins with the sharp movement of the 90 degree angles apply, और हमेशा क्या करना है जो लोकेशन है उसको अच्छे से क्लीन करना है, वैसे ही राउंड मेथड से थंब और 4 फिंगर से स्किन को नॉन डोमिनेंट से स्किन को स्ट्रेच करना है, उसके बाद में 90 डिग्री पे नीडल को इंसर्ट करना है, उसके बाद में वापस क्या करना है प्लंजर को पीछे खींच के देखना है कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा है तो मतलब सही नहीं लग रहा है इंजेक्शन, ब्लड नहीं आ रहा मतलब सही लोकेशन है, उसे आप पुश कर सकते हो। When the needle is inserted, pull the plugger to check there any blood, ठीक है, यही मैंने बताया था, अगर आप उसको प्लंजर को पुल करते हो तो उसमें आपको ब्लड चेक करना है, ब्लड आ गया मतलब वो वेन में जा रहा होगा, इसलिए आपको वहां पे नहीं लगाना है, ठीक है, और लोकेशन को चेंज करना है। अगर आपको ब्लड नहीं आया तो मतलब वो आप लगा सकते हो। इफ द ब्लड शो दैट इज साइन दैट नीडल हिट इन द ब्लड वेसल्स, ओके, अगर ये क्या करता है, अगर नीडल शो हो गई तो वो क्या है ब्लड वेसल्स में जा रही है, इसलिए आपको वहां नहीं लगाना है, और उससे क्या करना है लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह लगानी है। और प्रोसीजर नीड टू बी रिपीट। इफ देयर इज नो ब्लड अप्लाई द ड्रग्स इजीली, और अगर कोई ब्लड नहीं आया तो मतलब आप दे सकते हो क्योंकि ये मसल्स में लग रहा है,
यूज नॉन डोमिनेंट हैंड एंड अप्लाई द अल्कोहल सॉक्स कॉटन स्वाब, और उसमें क्या है अल्कोहल स्वाब से कॉटन जो है वो वहां पे लगा देना है। इजीली रब इंसर्ट द लोअर पेन्स, और क्या करना रब कर देना है इंसर्शन इस लोअर पेन को कम करने के लिए। प्लेस द पेशेंट इज कंफर्टेबल पोजीशन, वापस पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देना है। डिस्पोज आर मटेरियल, जो मटेरियल आपने यूज में किए सिरिंज वगैरह वो सही से डिस्पोज करने हैं, हाथों को अच्छे से धो देना है। डॉक्यूमेंट द ऑल स्टेप इज प्रोसीजर और ड्रग्स, और जो ये सारे जो प्रोसीजर किया उसको डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। आपको लिख देना है कि ये मैंने इंजेक्शन लगा दिया, इतनी बजे लगा दिया, ये सारा कुछ नोट्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। ठीक है। आफ्टर 30 मिनट विजिट द पेशेंट्स, और 30 मिनट के बाद में पेशेंट को देखना है। जैसे ये देखो डेल्टोइड मसल्स में आईएम इंजेक्शन लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सीधा दे रहे हैं, ये डेल्टोइड मसल्स का इंजेक्शन है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।